दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात चर्चा करूंगा महाराष्ट्र चुनाव पर। आपने अखबारों से जान लिया होगा, मीडिया से जान लिया होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी उत्सव की घोषणा कर दी गई है। मैं चुनावी उत्सव इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से विभिन्न धर्मों के देश भर में साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत में चुनाव भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम एक देश एक चुनाव पर जल्दी ही काम करेंगे, और ख़ास तौर से इस बार कहा था कि हम अपने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में से शामिल करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई सरकार का कदम दिखाई नहीं दे रहा जो उसने एक देश एक चुनाव की ओर उठाया हो। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। उत्सव है ये एक तरीके से, इसीलिए ये चुनाव आएंगे, कच्ची शराब वाले लोगों के स्टॉक बिकने शुरू हो जाएंगे। वो बेचारे चुनाव का इंतजार करते हैं। जिन्होंने कभी एक घूंट भी मांग के पी होगी, उनकी अंटी में नकली शराब की बोतल रखी हुई होंगी। जिन्होंने कभी आपको नमस्ते नहीं करी होगी, वो आपके पैर छूते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने कभी आपको आदाब नहीं करी होगी, वो आपको कई मीटर दूर से आदाब भी करेंगे और चाहेंगे कि आपसे सिर झुका के हाथ भी मिलाए। भाई यही चुनावी उत्सव की विशेषता होती है। और जिस दिन तक वोट पड़ते हैं उसी दिन तक ये होता है, उससे अगले दिन ये रुख फिर पलट जाता है। दोस्तों अब मैं जाता हूँ मूल रूप से चुनाव के ऊपर। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की यदि मैं तुलना करूं तो लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस बराबरी के मुकाबले पर थी हरियाणा के अंदर। इसलिए विधानसभा का चुनाव बहुत रोचक था कि दोनों में से जो भी थोड़ा सा अच्छा कर जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में सीधे सीधे दो पार्टी मुकाबले में नहीं है, वह सीधे सीधे दो मोर्चे मुकाबले में है। हालांकि कुछ और भी फुटकर पार्टियां भी हैं। एक है महायुति। महायुति में भारतीय जनता पार्टी है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसको चुनाव आयोग ने शिवसेना की मान्यता प्रदान करी है। और महायुति में अजीत पवार हैं, जिनको एनसीपी की मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा मुकाबला इनका है महाविकास आघाड़ी से, जिसमें एक है कांग्रेस पार्टी, एक है शरद पवार का गुट, जिनकी एनसीपी उनके भतीजे अजीत पवार ने छीन ली। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये बता दिया कि एनसीपी का वोटर अजीत पवार के साथ नहीं है, बल्कि शरद पवार के साथ है। और तीसरा दल है उद्धव ठाकरे का गुट। उनका भी गुट चला गया। उनका गुट एकनाथ शिंदे ले गए, बहुमत उनके साथ चला गया, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दे दी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी लोकसभा चुनाव में ये बता दिया कि शिवसेना का बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। अब चुनौती एक और भाजपा के सामने है कि वो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों को पलट दे और बहुमत हासिल करे। उसके दो बड़े नेता मैदान में हैं। एकनाथ शिंदे जो मराठा हैं, और देवेंद्र फडणवीस। तीसरे अजीत पवार हैं। हालांकि अजीत पवार पर मुझे बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं दिखाई दे रहा, और सारी हार जीत देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के व्यक्तित्व पर रहेगी और केंद्रीय नेतृत्व पर रहेगी। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है। उसके बाद शरद पवार जैसा नेता है जो इस उम्र के दौर में भी अपने भतीजे के ऊपर हावी होने में कामयाब रहे वोटों के दृष्टिकोण से। और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन उसके साथ एक माइनस पॉइंट है कि उनके पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है।
उद्धव ठाकरे बहुत सफल मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए। शरद पवार खुद बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। वो अपनी बेटी को बनाना चाह सकते हैं, तो उनकी बेटी के नाम पर वोट पड़ेंगे, इसमें शक है। कांग्रेस के पास पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता हैं और भी एक दो नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में दिक्कत यह है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ तो आला कमान जिसको उठा कर लाएगा, जेब में से निकालेगा और रख देगा कि भाई सबको इसको हाँ कहनी है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस की ओर से कोई चेहरा नहीं है। यदि मैं वोट बैंक के दृष्टिकोण से देखूं तो बिल्कुल हरियाणा जैसा कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में है। हरियाणा से ज्यादा मुस्लिम वोट महाराष्ट्र में है। मुस्लिम वोट के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास बिल्कुल हरियाणा की तरह मुसलमानों के अलावा दूसरा वोट बैंक महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। फुटकर वोटों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोक वोट दूसरा कोई भी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी बस और बस मुसलमानों की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक मुसलमानों का नेता है, लेकिन कांग्रेस और कुछ दूसरे दल बड़ी चतुराई के साथ असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा के एजेंट होने का लेवल चुपका देते हैं। उनको लोग बहुत सुनते हैं, उनके सभाओं में भीड़ आती है, लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाते। कुछ मुझे ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को नेता के रूप में तो उभारते हैं, लेकिन खुद चुनाव के समय उनका प्रयास ये होता है कि वोट मुसलमानों का बिखरे ना। वो मुसलमान वोट को अपने भाषणों से एकजुट कर देते हैं और चुनाव से जस्ट पहले पीछे हट जाते हैं। मैंने उनको ऐसा ही बिहार में देखा है, पहले ऐसा ही मैंने उनको तेलंगाना में देखा है, ऐसा ही उनको मैंने व्यवहार उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में देखा है। तो मुझे लगता है कि बस वो अपने आप को स्थापित तो कर रहे हैं, लेकिन स्थापित हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे कुछ डिफरेंट कारण है। तो एक बड़ा वोट बैंक मैंने आपको बता दिया मुस्लिम्स का है, जो कांग्रेस के पास है। दूसरा बहुत बड़ा वोट बैंक जैसे हरियाणा में जाटों का था, महाराष्ट्र में मराठों का है। इसके भी कई दावेदार हैं। एकनाथ शिंदे खुद मराठा हैं और एक अच्छे मराठा नेता हैं, तो वो मराठा वोटों के दावेदार हैं। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के साथ हैं। भाजपा में कई स्थानीय कद्दावर मराठा नेता शामिल हैं। नारायण राणे बहुत कद्दावर मराठा नेता हैं, वो भी भाजपा में हैं। मराठा वोटों के बहुत अच्छे दावेदार शरद पवार खुद भी हैं, और मराठा वोटों के एक बड़े दावेदार उद्धव ठाकरे भी हैं। मराठा आरक्षण को लेकर भी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों लगातार चर्चा रही है। तो मराठा वोट कांग्रेस के पास भी पृथ्वीराज चौहान जैसे मराठा नेता हैं, तो मराठा वोट मुझे यहाँ पर भी सबको दिखाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं अभी आपको अपना आकलन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है। अभी तो चुनाव कई बार अदला बदली करेगा, कई बार करवटें बदलेगा। तो मराठा वोट मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस के पास भी दावेदार है, एनसीपी भी दावेदार है, अजीत पवार दावेदार है, उद्धव ठाकरे भी दावेदार है। तीसरा बड़ा वोट बैंक दलित वोट बहुत है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा से ज्यादा। और यहाँ का दलित वोट दो भागों में बटा हुआ है, एक बौद्ध वोट और एक हिंदू दलित वोट। ये बात खास ध्यान देने की है। बौद्ध वोट वो है जो भीमराव अंबेडकर जी के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे।
उनके पोते की अपनी पार्टी है, वो भी एक दावेदार है। मूल रूप से दलितों में जो महार जाति थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से संबंध रखते थे, तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो अधिकांश महार जाति के लोग ही बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। रामदास अठावले भी बौद्ध धर्म के बौद्ध दलितों के नेता हैं। और एक हैं नॉन बौद्ध दलित जो हिंदू है मूल रूप से, और उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा ईसाई समुदाय की है। इस पर बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा प्रभाव है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत अच्छा प्रभाव है, और 2-4% वोट यहाँ कांग्रेस के भी हैं और 2-4% उद्धव ठाकरे के भी हैं। इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। शरद पवार के पास इन वोट बैंक में कोई वोट बैंक नहीं है। तो दलित वोट भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी बिखरा हुआ है। जो बौद्ध वोट है उसके 2 दावेदार रामदास अठावले भाजपा के साथ हैं। प्रकाश अंबेडकर के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि वो किधर रहेंगे, वो कई बार करवटें बदलते हैं चुनाव से पहले। अब वहां पर भी एक चौथा वोट है, गैर मराठा, गैर बौद्ध दलित, गैर हिंदू दलित और गैर मुस्लिम। ये वोट बैंक भी बहुत अच्छी परसेंटेज में है और मराठाओं के बराबर समझो। इस वोट बैंक की सबसे बड़ी दावेदार भारतीय जनता पार्टी है। और यदि मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से हरियाणा में गैर दलित, गैर जाट, गैर मुस्लिम वोट एकजुट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास था, आज की तारीख में महाराष्ट्र में गैर मुस्लिम, गैर बौद्ध दलित, गैर हिंदू दलित और गैर मराठा वोट, जिसमें हिंदी भाषी वोट भी बहुत है, ये एकजुट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये भाजपा की बहुत बड़ी ताकत है। और फिर मैं यहां पर यह बात कहूंगा कि यदि भाजपा मराठाओं को कुछ समझाने में सफल रही, मराठाओं में हिंदुत्व की भावना बहुत है, लोकसभा में उन्होंने किसी को वोट दिया हो, लेकिन यदि मराठाओं का हिंदुत्व जाग गया और मराठाओं को दिख भी रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है एक नाथ शिंदे बने जो मराठा बने, तो दोस्तों लोकसभा में भले ही महाविकास अघाड़ी ने सीटें ज़्यादा जीती हो, विधानसभा चुनाव में चमत्कार हो सकता है। ये मेरा शुरुआती आकलन है। यहां महाविकास अघाड़ी में कलह बहुत है, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में, शिवसेना के पास संजय राउत जैसे नेता हैं जिनके बयानों से ऐसा लगता है कि उन्होंने शिवसेना को ही समाप्त करने की किसी से सुपारी ले रखी है, क्योंकि उनकी हर बयान शिवसेना को नुकसान पहुंचाता है और उनका हर प्रयास शिवसेना को नुकसान पहुंचाते हुए लगता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की खिचड़ी अभी बटी हुई है, लेकिन मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूं महाराष्ट्र पे, और फिर एक बात कह रहा हूं, महायुति को कमजोर मत समझ लेना। लोकसभा चुनाव में हो सकता है महायुति पीछे रह गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में घस्सम घस्सा होगी, कांटे की टक्कर होगी। दोस्तों अभी बहुत लंबा समय है और फिर कई वीडियो बनाएंगे, फिर कई बार आऊँगा आपके सामने और झारखंड को भी लेके आऊँगा। आज की बात यहीं तक, ये शुरुआती दौर है, शुरुआती आकलन है महाराष्ट्र पर। फिर किसी दिन मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा फिर नमस्कार।